हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 9 और साथ में हम पूरी डिटेल में इसको जानने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये आपको जो मैंने जितने भी एग्जाम लिखे हुए ना भाई, इन सभी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा। ये हमारा 9वां पार्ट है और टॉप 15 एमसीक्यू देखेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोलते हैं। तो ये अनाउंस हुई थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। कई बार क्या करते हैं भाई, फाइनेंस मिनिस्टर पूछ लेते हैं भी उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और कई बार पर प्राइम मिनिस्टर पूछ लेते हैं। तो भाई एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था 24 जुलाई 1991 को। तो साथ में हुआ क्या था, बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी थी वो ओपन हो गई थी, यानी कि उसके जो रूल्स थे उनको थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईजी किया गया था, ताकि बाहर से कंपनियां आके हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं, और जो साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भाई आईएएस 2015 में ही पूछा गया था। द यूनियन, पहली स्टेटमेंट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे देश की वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, यानी कि एक तरह से उनके पास निहित है, यानी कि वेस्ट करती है उनमें। और दूसरी स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सिविल सर्विस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि भाई वो पोस्ट, जिस पोस्ट पर, यानी कि जो भी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। सही है गलत वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट ये बोल रही है। अब वैसे तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में भाई पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर पहले पिछला पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट, ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है हमारी यूनियन का वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई भी, क्योंकि जो पावर होती हैं वो होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। सेकंड है कि सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पीएम, तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई हैं। इस हिसाब से आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी भाई आईएएस 2009 के अंदर पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शब्दों के साथ खेला जाता है। जैसे मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, शैल बी कंपल्सरी द सीटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। ये ओनली वर्ड देख लिया करो ना भाई, समझ जाया करो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बोल रहा है कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबरों में से ही होते हैं, कंपल्सरी है कि लोकसभा के मेंबर ही होंगे। सही है गलत वो भी देखते हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो ऑपरेट होता है किसकी डायरेक्शन पे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये भी स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है भाई, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैबिनेट क्या करता है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको एक शेप देता है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि लोकसभा से भी आएंगे, यानी कि वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। इवन मिनिस्टर वो भी बन सकते हैं जो एमपी के इलेक्शन में हारे हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो भी एक मिनिस्टर बन सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी पीएम के वोट हुए थे ना भाई, उन्होंने लास्ट टाइम दिए थे मोदी सरकार के लिए वोट दिए थे जो 19 के अंदर, अगर कोई उसमें हार भी गया चुनाव में फिर भी वो मेंबर बन सकता है, यानी कि मिनिस्टर बन सकता है। वो कैसे, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई, ये मैं अपने 7th पार्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उस केस में उसकी जो मिनिस्ट्री है उसकी टर्म होती है 6 मंथ, यानी कि वो मिनिस्टर रह सकता है लेकिन 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के अंडर उसको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा से। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ही पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट है ये किसकी डायरेक्शन पे चलता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्शन पे चलता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई साथ में क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारे नए क्वेश्चन को भी जन्म देता है, यानी कि छोटे मोटे क्वेश्चन। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो किसके अंडर चलता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो हम उस पर आंसर यही लगा लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन अलग भी बन सकते हैं।
तो इसलिए मैं देख चाहता हूँ कि आप लोग आराम से कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट, यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, shall not exceed 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब हाउस ऑफ पीपल क्या होता है भाई? ये होता है लोकसभा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर, मतलब पीएम को भी इंक्लूड करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो भाई ये हुआ था 91st अमेंडमेंट के द्वारा, जो कब हुआ? 2003 के अंदर, और ये आर्टिकल जोड़ा गया था इसके अंदर, यानी कि आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका। अब ये बात भी सही है कि 15% के अंदर पीएम भी इंक्लूड होना चाहिए। चलिए एक बार ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट 200 सीट हैं लोकसभा में, एक जनरल नंबर है, वरना आपको पता ही है कि 552 एग्जैक्ट नंबर है मैक्सिमम सीट्स। लेकिन अगर मान लीजिए 200 सीट हैं अभी, तो इसका 15% कितना होगा भाई? 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 30 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते अगर लोकसभा की सीट 200 हैं। उस तरह से आप चाहें तो 552 का 15% भी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कितने बंदे हो सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 हो चुके हैं टोटल, जो 104वां था, 104 था, उस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप लोग फटाफट से रिप्लाई दीजिए और मेक श्योर ट्राई किया कीजिए कि आप लोग रिप्लाई दें भाई, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यानी कि जो अपॉइंटमेंट होती है अटॉर्नी जनरल इंडिया की, वो कैसे होती है? पहली बात तो ये कि भाई वो हमारे इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लीगल मैटर में हेल्प करता है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उस आदमी को एडवोकेट जनरल की पोस्ट पे जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, यानी कि उसने हाई कोर्ट में भी 5 से 10 साल काम किया हो। ठीक है, एक बात तो ये। और किसकी एडवाइस पे? यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। तो आंसर क्या हो गया? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है भाई, तो आंसर हो गया इसका बाय द प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पे बाय द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट होता तब हम ऑप्शन नंबर सी को सही मानते, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया सही। और ये आता है हमारे आर्टिकल अंडर 76। और ड्यूटी है एडवोकेट जनरल की कि लीगल मैटर में गवर्नमेंट को असिस्ट करना। नेक्स्ट है, किसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं? अभी डिस्कस किया था भाई, आंसर है इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। इस समय पर हैं भाई, नेक्स्ट ईयर कोई और हो सकते हैं, उसके नेक्स्ट कुछ और, लेकिन एट प्रेजेंट हैं ये। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले भी अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। आप लोग मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का, इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फटाफट से जाके फॉलो कीजिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग shall have the right of audience in all court in the territory of India in the performance of his duty, यानी कि इनमें से कौन सी पोस्ट है भाई जिसके पास राइट है कि वो हमारी इंडिया की किसी भी टेरेटरी, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पर भी कोर्ट लगती हैं वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है, यानी कि एक तरह से इनके पास ये एक तरह से राइट है कि ये बैठ सकते हैं वहाँ पर जाकर, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी कोर्ट हो। अब क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा भाई, कि टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन साथ में वो किसी भी हाउस के, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से में किसी के भी हाउस के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर जाकर पार्ट ले सकते हैं। इवन ही इज़ नॉट ए मेंबर, क्योंकि मेंबर तो नहीं है भाई, इसके बावजूद भी वो लोग पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन भाई वोट नहीं कर सकते। ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं करेंगे। और इनको रिमूव किया जाता है कैसे? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है भाई, कौन सी सही है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी IAS 2000 के अंदर आया हुआ है भाई, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। पहला क्वेश्चन है कि उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है भाई, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसी बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है।
थर्ड है ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, हाँ पार्लियामेंट में बैठ जरूर सकता है, वो प्रोसीडिंग के अंदर जा सकता है, लेकिन वो मेंबर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। नेक्स्ट है ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, यानी कि उस पर महाभियोग पार्लियामेंट में चलेगा तब हटाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है भाई, उसको लगाना और हटाना प्रेसिडेंट के पास है। यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गई और फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इस हिसाब से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई ये सब चीज़ें। और साथ में अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए भी एक सोलिसिटर जनरल होता है, जो एट प्रेजेंट है तुषार मेहता। नेक्स्ट है हु एडवाइसेस स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर। अब तक तो बात कर रहा था भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है एडवोकेट जनरल, यानी कि सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल, स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल। और ये पोस्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पहले से ही थी, यानी कि जब संविधान लिखा गया तो ये पोस्ट थी, बाद में ऐड नहीं की गई। अब हुआ क्या, मैं इसको सेंटर से कंपेयर करता हूँ। सेंटर में क्या होता था भाई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करता था, स्टेट में क्या होगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। उसकी सेंटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेट में क्या होगा कि वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब सेम ही रहेगा अभी सेंटर के साथ, पोस्ट बदल जाएगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस बात का ध्यान रखना भाई, ट्रू पूछा है नॉट ट्रू पूछा है। अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम कैग बोलते हैं, न्यूज़ में आपने सुना होगा कैग की रिपोर्ट आई है, कौन सा सही नहीं है। पहला है कि उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट है हिज सैलरी इज इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, भी सैलरी उसकी बराबर होती है। उसके बाद है ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी ऑफिस के अंदर नहीं उसको अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई है वो, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एडवोकेट जनरल के मामले में स्टेटमेंट सही होती कि रिमूव किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कैग के बारे में रिपोर्ट गलत होगी, कैग को जो है पार्लियामेंट रिमूव करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आपने देखा कि अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। और अगर हटाना है तो दोनों हाउस के ओर से एक ग्राउंड रिमूव होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड क्या होना चाहिए, या तो मिसबिहेवियर का या फिर इनकेपेसिटी, यानी कि ये बंदा कैग रहने के लायक नहीं है। तो ये एड्रेस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और वहीं से ये पास होगा। और टेन्योर क्या है भाई, 65 ईयर है या फिर 6 ईयर, मतलब कि विच एवर इज़ अर्लियर, जो दोनों में से जल्दी आए। मान लीजिए कोई बंदा 62 की एज में बना, तो उसका टेन्योर कितना रहेगा भाई, वो 65 का रिटायर हो जाएगा, 3 ईयर का टेन्योर रह पाएगा। लेकिन कोई बंदा मान लीजिए 55 की एज में बना, तो 55 और 6 61, यानी कि वो पूरा 6 साल अपना टेन्योर पूरा करेगा। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो कैग रिपोर्ट बनाएगा अकाउंट्स की, वो सबसे पहले किसको दी जाएंगी। तो पहली बात तो भी ये कैग होता है वो अंडर आर्टिकल 148 काम करता है, और कैग जो है अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। ठीक है, तो जाएगी किसके पास पहले, ये जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है विच वन ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाय कैग, ये भी भाई 2001 के अंदर IAS के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भाई कॉन्सिलेटेड फंड के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये फंड होता क्या है। तो जो कॉन्सिलेटेड फंड है भाई, बेसिकली जो भी रेवेन्यू है हमारे, जिससे हमें चाहे वो टैक्स है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो सारे कॉन्सिलेटेड फंड के अंदर सबमिट होते हैं, यानी कि जितने भी टैक्सेस हैं और नॉन टैक्सेस हैं, और जितने भी खर्चे हैं भाई एक्सपेंडिचर हैं वो सारे इसी में दिए जाते हैं। या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तब पार्लियामेंट में एक्ट पास होना जरूरी है। जैसे ही एक्ट पास हुआ मनी ड्रॉ की जा सकती है, यानी कि लेना देना बेसिकली क्या होगा, या फिर सैलरी बोल लीजिए सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, हमारे बड़े बड़े जितने भी डिग्नेटरीज हैं वो जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अंदर। अब कंसोलिडेटेड तो डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये फंड रखा जाता है भाई एमरजेंसी के लिए, इनकेस कोई एमरजेंसी पड़ी है तो पैसा उसमें से स्पेंड किया जाएगा, यानी कि उसमें पार्लियामेंट की प्रायर यानी कि अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है भाई, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट का सेशन हाउस में नहीं है, मान लीजिए एट प्रेजेंट बात करूँ अगर मैं जुलाई की, अभी कोविड-19 करके कोई भी सेशन नहीं बैठा है, तो अब क्या होगा
कि हमें कंटीजेंसी कोई इमरजेंसी आ गई देश में, तो ये तो है नहीं कि पार्लियामेंट बिठाएंगे, पास करेंगे, फिर पैसा निकलेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए कंटीजेंसी फंड है। अब क्या होएगा, एक बार के लिए तो यूज़ कर लिया कि पार्लियामेंट नहीं बैठा है, जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगा तो उसकी अप्रूवल भी ले ली जाएगी कि यहाँ पर ये चीज़ खर्च हुई थी। और जैसे ही जितनी मनी खर्च होएगी बाद में कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि यहाँ से निकाल के उतना पैसा यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे कोई ना कोई बेस है। बेस का मतलब कि इतना पैसा तो यहाँ पर होना चाहिए। तो वो कितना है भाई, वो है 500 करोड़। यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर 500 करोड़ तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। जैसे ये कम होता है तो कंसोलिडेटेड फंड से इसमें डाल दिया जाता है। और ये फंड मेंटेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और किसके नाम पे रहता है भाई, ये प्रेसिडेंट के नाम पे रहता है। ठीक है भाई, ये डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है ये। कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है सब यही देखता है। अब जो लास्ट चीज बचती है भाई, टू कंट्रोल द रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन एक्सचेकर। तो भाई ये ड्यूटी जो है कैग की नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तीनों होती हैं, ये नहीं होएगी, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ कैग वेस्ट इन, यानी कि किसके पास पावर है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमेंट करने की, यानी कि आगे फर्दर क्या स्टेप लेना है उसकी रिपोर्ट के द्वारा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो भाई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट बाद में पार्लियामेंट को ही देता है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि पब्लिक पर्स का गार्डियन किसको कहा जाता है, क्योंकि भाई जितने भी खर्चे हैं सभी को ऑडिट वही करता है। कौन करता है, कैग करता है। और एट प्रेजेंट कैग कौन है भाई, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आज का कि एट प्रेजेंट हमारे कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोग। नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी IAS 2009 के अंदर पूछा गया है भाई, डिस्कस करेंगे एक बार ध्यान से। पहली स्टेटमेंट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, स्टेटमेंट गलती होगी, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। चलिए अगला देखते हैं। एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एपेलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन एट स्टेट लेवल। तो भाई जो ओरिजिनल एपेलेट है और एडवाइजरी जुडिक्शन है ये हाई कोर्ट के पास नहीं होता है। किसके पास होता है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। कैसे कैसे होता है देख लेते हैं। आंसर तो भाई नन होगा इसका कि दोनों ही गलत हैं। अब मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए कि जुडिक्शन की टाइप कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है ओरिजिनल जुडिक्शन, एक होता है एपीलेट यानी कि किसी फैसले के खिलाफ अपील लगाना। एडवाइजरी भाई आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू जुडिक्शन जिसको कि हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ये आपके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब डिस्कस करना मेरे को इसको कि ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर क्या होता है भाई, यूनियन और स्टेट के झगड़े देखे जाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिनल जुडिक्शन। तो ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, ना कि हाई कोर्ट के अंदर। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगा और नॉलेजेबल भी है काफ़ी। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें भाई। आपके लाइक से पैसे वैसे तो नहीं मिलते भाई मेरे को, हाँ मोटिवेशन जरूर मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से काम करूँ। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें अगर आपको भी ये वीडियो समझ आ रही है तो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।